विनोद में आपका आज फिर स्वागत है। मैं एसएन विनोद फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण खबर पर अपने विचार आपके साथ साझा करना। जी हाँ, एक समझ में बात नहीं आती कि हमारे केंद्रीय कानून मंत्री, ध्यान रखिए, भारत सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू को हो क्या गया है। ये बार बार न्यायपालिका को निशाने पर क्यों लेते हैं, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की कोशिश क्यों करते हैं। क्या यह अनायास है और क्या यह कानून मंत्री किरण रिजिजू की ही सोच है या कुछ और। यह सवाल आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रहा है और बन रहा है तो सही बन रहा है कि हमारे देश के कानून मंत्री बार बार न्यायपालिका को निशाने पर लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी किया करते हैं जिससे एक विवाद पैदा होता है। और यह सब पहले कुछ रहा होगा। जो सामने बहुत आया, विवाद आया, वह जजों की नियुक्तियों को लेकर। हमारे जैसे बताया था, इस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं कि कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम है जो जजों की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा राष्ट्रपति को किया करती है, फिर राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेते हैं। यह एक स्थापित प्रणाली है। यह वर्तमान ऐसा लगता है, जो संकेत मिल रहे हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार के कर्ता धर्ताओं को यह पसंद नहीं है। वह जजों की नियुक्ति में अपना हस्तक्षेप चाहते हैं। बार बार ऐसा कहा जाता है कि संसद सर्वोच्च है, बिल्कुल सर्वोच्च। यह जो ताजा मामला है, जो कानून मंत्री ने जो न्यायपालिका पर निशाना साधा, उसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त एक जज आर.एस. सोढ़ी की बातों को, उनकी एक साक्षात्कार को आधार बनाया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि न्यायपालिका ने, बहुत ध्यान दीजिएगा, कि न्यायपालिका ने पिछले दिनों संविधान का अपहरण कर लिया है। ध्यान रखिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका ने संविधान का अपहरण कर लिया है। और उसमें आगे उन्होंने कहा है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। तो संविधान में वर्णित है, परिभाषित है, जो हमारे तीनों लोकतंत्र का स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनके अधिकारों को लेकर के संविधान ने बहुत स्पष्ट व्याख्या दी। बावजूद इसके समय समय पर यह जो विवाद उठता है, और हालिया दिनों में ज्यादा उठा है, और हमारे वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री के बयानों को लेकर, तो यह एक अत्यंत ही असहज घटना विकास क्रम है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि यह एक आम धारणा बनती जा रही है कि वर्तमान केंद्र सरकार न्यायपालिका पर अपना नियंत्रण चाहती है। जजों को नियुक्ति को लेकर के शुरुआत हुई है। जिस दिन ऐसा होगा, क्षमा करेंगे इन शब्दों के इस्तेमाल के लिए, कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, या लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप जो सफलतापूर्वक पिछले 75 वर्षों से चला आ रहा है, जिसके पूरे संसार ने इसकी संज्ञान लिया है, भारत के लोकतांत्रिक सफलता को देखकर, उसे आप खंडित क्यों करना चाहते हैं, यह सवाल है, बार बार उठता है। रही बात, अगर उन्होंने लिखा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद सर्वोच्च है इस मामले में। लेकिन इसके साथ ही उन बनाए गए कानूनों की समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और यह व्यवस्था इसलिए है कि कहीं बहुमत के नाम पर, बहुमत को आधार बना कोई तानाशाही प्रवृत्ति को प्रोत्साहित न करने लगे।
जनता अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है, बहुमत प्राप्त राजदल सरकार बनाते हैं, लेकिन उस बहुमत के आधार पर यह छूट किसी को नहीं दी जा सकती कि वह लोकतंत्र की हत्या कर दे। आर.एस. सोढ़ी जो पत्र लिखा जिसे उद्धृत किया है हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संविधान का अपहरण कर लिया गया है। सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका के अपहरण की तैयारी नहीं है? आज एक जज, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के शब्दों को आधार बना हमारे कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री न्यायपालिका पर हमला करते हैं, तो उन्हें याद दिलाना चाहूंगा वह दिन हाल के दिनों की बात है, कितने वर्ष जब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने कमरों से, अपने चैम्बर से बाहर निकल मीडिया के सामने आए थे। यह देश की ऐतिहासिक घटना, पहली घटना है जब सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीश मीडिया के सामने आकर सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, उनके कामों में हस्तक्षेप किया जाता है। आर.एस. सोढ़ी ने इसे क्यों नहीं उद्धृत किया? हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू इस घटना को उद्धृत क्यों नहीं करते हैं और इस पर सफाई क्यों नहीं देते हैं? एक हाईकोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज के शब्दों को जो कहते हैं कि संविधान का अपहरण कर लिया गया, और वो बताने की कोशिश करते हैं कि संसद को कानून बनाने का अधिकार बिल्कुल है। न्यायपालिका कानून नहीं बनाती है, न्यायपालिका बनाए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है। अगर उसे कोई चुनौती देता है, अगर कोई चुनौती दे, तब यह अधिकार उसे प्राप्त है। लेकिन बार बार यह जो मामला उठ रहा है, तो क्यों? यह कोई नहीं बताया, मैं बता दूं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि या निर्वाचित सरकार जब अपने को सर्वा सब कुछ मान ले, सर्वे सर्वा मान ले, और ये समझ ले कि उन्हें तो बहुमत प्राप्त है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तब ऐसी प्रवृत्ति जन्मती है। और इसमें खतरा होता है उस तानाशाही प्रवृत्ति के फलने फूलने का। और इसी पर अंकुश के लिए न्यायपालिका को अधिकार दिया है संविधान ने कानूनों की समीक्षा का, इसीलिए कि कोई मनोविकृति का शिकार व्यक्ति तानाशाह बनने की कोशिश अगर करे तो उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सके, यह आवश्यक है। ध्यान रखें, मैं याद दिलाना चाहूंगा 70 के दशक की बात होगी आरंभ की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुछ वरीय सीनियर जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सीनियरिटी को किनारे कर एक जूनियर जज, उनसे जिन लोगों को सीनियरिटी को की अवमानना की गई, उस समय एक जूनियर जज, अगर मुझे ठीक से याद है, जस्टिस एन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश उन्होंने बनाया था। काफी बवाल मचा था, काफी हंगामा हुआ था। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने उस समय, उसके बाद की जो घटनाएं हुई वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब सीनियर जजों को सुपरसीड कर एक जूनियर को चीफ जस्टिस बनाया गया था, तभी बहुत सारी आशंकाएं प्रकट की गई थी, और ऐसा हुआ भी। उसी 70 के दशक में, ध्यान रखें, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया, उसके बाद क्या हुआ? परिस्थितियां बदली या बदल दी गई और देश को आपातकाल के अंधकार में भेज दिया गया। आपातकाल थोप दिया गया, आंतरिक आपातकाल थोपा गया। आम लोगों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। बहुत सारे ऐसे अधिकारों का हनन हुआ जो लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल थे।
बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति ने जन्म लिया और तानाशाही की ओर देश बढ़ने लगा। लेकिन जैसा कई बार मैं दोहरा चुका, आज फिर दोहरा रहा हूं, यह देश की जनता है जो सर्वोच्च है, यह भारत की जनता है जो अति समझदार है, वह स्वयं की और देश की रक्षा करना जानती है। उस समय 70 के दशक में भी यही हुआ जब इंदिरा गांधी ने ऐसे फैसले लिए, देश पर आपातकाल थोपा। देश के बड़े बड़े नेता, और तो और छोड़िए, जयप्रकाश नारायण सरीखे नेता बंदी बनाए गए, कांग्रेस का अनेक नेता, चंद्रशेखर सहित अनेक नेता कांग्रेस के बंदी बनाए गए। यह वह काल था जब कहीं से इंदिरा गांधी के दिमाग में यह भर दिया गया था कि आप सर्वोच्च हैं। उनमें तानाशाही प्रवृत्ति ने जन्म लेना शुरू किया था। लेकिन जब जनता सड़कों पर आई, जब इंदिरा गांधी का वो कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू हो गया जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, तब क्या हुआ, इस परिणाम भी सामने है। आपके दोहराना होगा कि तब की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी तो सत्ता से बाहर हुई, स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई। जनता ने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया, उन्हें भी उनके औकात दिखा दी थी। आज हमारे कानून मंत्री जब इस तरह की बातें करते हैं, न्यायपालिका को निशाने पर लेते हैं, तो यहां एक बात और ध्यान देने योग्य, यह कानून मंत्री किरण रिजिजू के निजी विचार नहीं हो सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य, ऐसी टिप्पणियां वे स्वयं नहीं कर सकते हैं। यह केंद्र सरकार की भावना को प्रकट करते हैं। उनकी सर्वोच्च नेतृत्व की अनुमति से ही कानून मंत्री ऐसे वक्तव्य दिया करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं न्यायपालिका के कामों में। उन्हें यह तो याद, जब आर एस सोढ़ी के शब्दों को आधार बना के फिर जब न्यायपालिका पर उन्होंने हमला किया, तो फिर क्यों भूल जाते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय के 4 जज सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें काम नहीं करने दिया था, इसे भी तो उद्धृत करो, वो ये नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह कि हमारी जो वर्तमान संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो सफलतापूर्वक चल रही है, उसे अवमानित करने की कोशिश कोई न करे, विशेषकर सरकार की ओर से तो कतई नहीं। जनता ने इसलिए उन्हें निर्वाचित कर अपना प्रतिनिधि नहीं चुना है, शासन का अधिकार नहीं दिया है। वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत संविधान में परिभाषित हर कानून की व्याख्या है, उसके तहत काम करें। न्यायपालिका की आजादी, स्वतंत्रता, अक्षुण्णता पर टेढ़ी नजर नहीं रखें, क्योंकि यह दोहराना ही होगा। बता दूं कि जिस दिन न्यायपालिका की आजादी समाप्त होगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, और लोकतंत्र समाप्त होगा तो फिर क्या होगा, इसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा, जैसे दुर्दृत किया था श्रीमती इंदिरा गांधी के 70 के दशक के काल को, जब आपातकाल घोषित किया गया था। ध्यान रखिए, उस समय बहुत सारे ऐसे निर्णय होते थे जो स्वयं न्यायपालिका भी कटघरे में खड़ी होती थी, और जो हस्तक्षेप की बात जो 4 जजों ने बाहर निकल कर कहा था कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, उनके कामों में हस्तक्षेप किया जाता है। याद है एक घटना में, तब बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे। एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। उनके भ्राता, सगे भाई, उन्होंने पटना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से एक बैंक की स्थापना की थी। उसका घोटाला सामने आया था, और घोटाला यह था, एक दो जो उदाहरण दे सकता हूं। जैसे जब आप कर्ज ले जाते हैं तो जो मॉर्गेज करते हैं, प्रॉपर्टी आदि के दस्तावेज देते हैं, तो कुछ ऐसे दस्तावेज पाए गए जिसके आधार पर कर्ज दिए गए थे। उसमें था जैसे पटना का गांधी मैदान, उसके कागजात, उसके जो खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, उसके पटना रेलवे स्टेशन जंक्शन की जमीन है जो उसको खाता, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर, उस पर कर्ज दिए गए थे। इतना बड़ा घोटाला था।
इसे मामला ये अदालत में गया और अदालत में उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को भी एक प्रतिवादी बनाने का, पार्टी बनाने का नाम था, जिसके खिलाफ जगन्नाथ मिश्र अदालत में गए। हाई कोर्ट ने उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया, अर्थात वो उसमें पार्टी रहेंगे। उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय गए, सुप्रीम कोर्ट। आज जब संविधान को अपहरित किए जाना, अपहरण कर लिए जाने के आरोप सुप्रीम कोर्ट पर एक दिल्ली हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज लगा रहे हैं और उसे उद्धृत कर देश के कानून मंत्री न्यायपालिका पर हमले कर रहे हैं, तो इस घटना को ध्यान रखें। यह 70 के दशक की बात है, तब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। वो मामला जब डॉक्टर जगन्नाथ में सुप्रीम कोर्ट में गए तो 2 जजों की बेंच थी, अगर मुझे ठीक से याद है ना, एक जस्टिस बहरुल इस्लाम थे और एक जस्टिस रघुनाथ मिश्र। उनके बेंच पर उसकी सुनवाई हुई और वहां डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के हक में फैसला हुआ, उन्हें राहत मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसमें से एक जज बहरुल इस्लाम, जिनका कार्यकाल अभी बाकी था, कुछ महीनों के बाद वो अवकाश प्राप्त करने वाले थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। ध्यान रखें, इस फैसले के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। ये कैसे? वो इस्तीफा करते, ध्यान रखें। और ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही है। न्यायपालिका ने संविधान का अपहरण नहीं किया। श्रीमान किरण रिजिजू जी, आप ध्यान से देखा, और आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, लेकिन आप राजनीतिक कारणों से उस पर पर्दा डाल देते हैं और सुविधा अनुसार उन्हीं बातों को सार्वजनिक करते हैं जो आपको सूट करता है, आपकी सरकार को सूट करता है। हाल के दिनों में जब 4 जज बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें काम नहीं कर दिया था, हस्तक्षेप था, किस पर आरोप था? विधायिका पर था, आप पर आरोप था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज, आर्य सोढ़ी तो दिल्ली हाई कोर्ट का अवकाश प्राप्त जज है, वो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आए थे। आप उसे क्यों भूलते हैं? आप जानबूझकर अगर उस पर पर्दा डाल रहे हैं तो आप देश को अंधकार में नहीं रख सकते। न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। और सभी जानते हैं, कानून के छात्र भी जानते, देश की आम जनता जानती है कि यह न्यायपालिका है जिसके कारण आज देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। लोग आजादी की सांस लेते हैं तो न्यायपालिका के कारण, अन्यथा समय समय पर, जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए और ताजा उदाहरण वे भी है, सो बहुमत के नाम पर, जनप्रतिनिधि के नाम पर सत्ता में आए लोगों में से अगर किसी के मन में तानाशाही प्रवृत्ति का जन्म होता है तो इस कानूनों का दुरुपयोग कर, संविधान का दुरुपयोग कर, संविधान में वर्णित प्रावधानों का दुरुपयोग कर वे लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। क्या देश इसे स्वीकार करने को तैयार है? कतई नहीं। अतः यह आग्रह रहेगा देश हित में, भारतीय लोकतंत्र के हित में, हमारे स्थापित संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के हित में कि कृपया कर आप न्यायपालिका का अपहरण न करें। आप न्यायपालिका पर संविधान के अपहरण की बात करते हैं, बात तो यह है कि आप स्वयं न्यायपालिका का अपहरण करना चाहते हैं। आप उन्हें अपने इशारे पर काम करवाना चाहते हैं, और चूंकि ऐसा नहीं हो पाता है, आपने उन्हें निशाने पर लिया हुआ है, आप उन्हें उनके अधिकारों में कटौती कर उन्हें दंडवत करना चाहते हैं।
और यह सब इसकी शुरुआत तब होगी जब जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम प्रणाली खत्म कर आपको अधिकार दिया जाए जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर संसद सर्वोच्च है, बिल्कुल है, इसमें दो मत नहीं है, उसे कानून बनाने का अधिकार है, संविधान ने दिया है, वही कानून बनाती है। लारे सोड़ी नई बात क्या कर रहे हैं? यह तो कानून का अध्ययन प्रथम वर्ष का विद्यार्थी भी जानता है। नई बात यह है कि अब कुछ राजनीति के अति महत्वाकांक्षी तत्व न्यायपालिका का अपहरण करना चाहते हैं, न्यायपालिका को अपने निशाने पर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है सिवाय इसके कि आप देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं लोकतंत्र के स्थान पर? तो इस बात को आप चेतावनी के रूप में हृदयस्थ कर लें हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू जी। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि ये सारे विचार जो आ रहे हैं वो आपके अपने नहीं हैं। आपको शीर्ष से ऐसा निर्देश दिया जाता है और शीर्ष नेतृत्व पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वे हमारे भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन कर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अर्थात न्यायपालिका के अपहरण कर ही इस मंशा की पूर्ति की जा सकती है। और इस दिशा में आप प्रयासरत हैं और ये ताजा घटना विकास क्रम जो आर.एस. सोढ़ी के शब्दों के आधार पर हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पुनः जो न्यायपालिका पर हमला की है उसका ताजा उदाहरण है। इसका विरोध होगा, होना चाहिए, हो रहा है। लेकिन यहां मैं एक संदेह का लाभ ये देना चाहूंगा, क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की पहचान उसके उस उद्घोष से है, चाल चरित्र और चेहरा। इसे विद्रूप न होने दें। आज नेतृत्व की किसी ABC के हाथ में है, कल नेतृत्व DEF के हाथ में आ सकता है। जिस प्रकार देश कायम रहेगा उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी कायम रहेगी। आज तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उसकी पहचान बनी है। उसके शीर्ष नेतृत्व को विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता के रूप में उसको पहचान दी जा रही है। ऐसे में इन उपलब्धियों को आप संरक्षित रखें ताकि इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए, न कि एक काले अध्याय के रूप में आपका वर्णन किया जाए और आपको उसमें स्थान मिले। लोकतंत्र विरोधी किसी भी कदम का ऐसा विरोध होगा जो आपको सत्ता से उठाकर उन गलियारों में फेंक देगी जहां से निकलने में आपको वर्षों लग जाएंगे और शायद आप निकल नहीं पाएंगे। अतः न्यायपालिका की आजादी पर कोई आघात, कुठाराघात न हो, उनके अधिकारों में कोई हस्तक्षेप न हो, यह सुनिश्चित करना भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का विशेषकर केंद्र सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, धर्म है। इसे न भूलें। धन्यवाद।